ये हमारा एम है। देखो बच्चों, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस लिखो। इंटरफेरेंस क्या होता है बच्चों? हाँ हाँ हाँ, वही 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 11th वाला जो याद है, अगर वही सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन। हाँ हाँ हाँ, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, इंटरफेरेंस क्या होता है, इसमें इसमें मैंने डेफिनेशन लिखा है, लिख लो डेफिनेशन। जिन्होंने नहीं लिखा है लिख लो। इट इज द फिनोमेना ऑफ, it is a phenomena of superposition of wave, superposition of, it is a phenomena of superposition of wave, superposition of wave, it is a phenomena of superposition of wave which have same frequency, which have same frequency, same wavelength and same direction। अरे नहीं लिखवाया होगा तो ठीक है, जो लिखवाया वो सही है, ठीक है। जो डेफिनेशन लिखवाया वो भी बता दो। मैंने डायरेक्ट हेडिंग लिखवाया है, इंटरफेरेंस नहीं लिखवाया ना, डायरेक्ट लिखवाया इंटरफेरेंस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस ना। ठीक है, इंटरफेरेंस का भी पूछो तो उसका डेफिनेशन भी बता दिया हूँ। तो बच्चों इंटरफेरेंस क्या होता है, सिंपल वर्ड में समझ लो। वैसे जो टॉपिक है बच्चों वो 11th का टॉपिक है, सुनो ध्यान से बच्चों, ये टॉपिक 11th का है, इसीलिए उसका डेफिनेशन शायद नहीं लिखवाया होगा मैंने, लेकिन मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको कि इंटरफेरेंस क्या होता है। जैसे एक वेव मीडियम में जा रही हो, ध्यान से, एक वेव मीडियम में जा रही हो और उसी के ऊपर दूसरी वेव आ जाए, ठीक है ना। तो बच्चों जो रिजल्टिंग फिनोमेना होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस, है ना। तो पानी वाला एग्जांपल भी मैंने दिखाया था कि बच्चों जब एक वेव है उसके अंदर क्रेस्ट और ट्रफ होता है, एक दूसरी वेव भी होगी उसके अंदर क्रेस्ट और ट्रफ होगा, ठीक है ना। इसको और भी समझ सकते हैं, जैसे पानी में पत्थर मारे तो बेटा इसका एक सोर्स है, उसके अकॉर्डिंग एक पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा होगा। अरे पानी में पत्थर मारते हो तो फिर पार्टिकल ऊपर नीचे जाते हैं कि नहीं, एक पैटर्न बनता है पानी के अंदर, पानी के अंदर ऐसा पैटर्न बनता है कि नहीं बनता है। तो बच्चों उसके पार्टिकल क्या करते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं। तो अब ये इस वाले पार्टिकल को कौन गवर्न कर रहा था, ये सोर्स गवर्न कर रहा था, इसके अकॉर्डिंग ये ऊपर या नीचे जा रहा था। अब अगर आपने एक और सोर्स ला दिया, एक और पत्थर मार दिया मान लो, तो अब मान लो ये वाले पत्थर ने, ये वाले सोर्स ने इसको बोला ऊपर जाओ और इस वाले सोर्स ने भी बोला इसको ऊपर जाओ, तब तो ये बहुत खुशी खुशी ऊपर जाएगा। दोनों ने, दो मालिक थे, पहले एक मालिक था वो जो कमांड दे रहा था ये पार्टिकल कर रहा था, अब दो मालिक हो गए, तो अगर दोनों मालिक सेम कमांड देंगे तब तो वो बहुत आराम से करेगा। तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब एक वेव को दूसरा वेव सपोर्ट कर रहा हो। समझ में आया, इधर ध्यान दो। लेकिन बेटा ऐसा होता है कि ये वाला बोले ऊपर जाओ और ये वाला बोले नीचे जाओ, ठीक है ना, तो ये पार्टिकल फिर कहीं नहीं जाएगा, ये ऊपर फोर्स लगाएगा ये नीचे फोर्स लगाएगा, तो ये गायब हो जाएगी वेव। तो गायब हो जाएगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। बच्चों इसका एक और डेफिनेशन होता है कि जब एक वेव का क्रेस्ट, ये क्या है क्रेस्ट बच्चों, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और ये जो नीचे लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो बच्चों एक वेव का क्रेस्ट जब दूसरे वेव के क्रेस्ट पे गिरता है और एक वेव का ट्रफ जब दूसरे वेव के ट्रफ पे गिरता है, तो ऐसे ऐसे इंटरफेरेंस को हम लोग कौन सा इंटर बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन बच्चों जो एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ पे गिरे, एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पे गिरे, तो दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहाँ वेव गायब हो जाती है। हाँ वो आगे बताएंगे बच्चों, वो सब वो अभी बताएंगे। तो इसका मैंने एक वीडियो भी दिखाया था, याद होगा आप लोग को, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिखाऊं फिर से, ये बात मत करो भाई, खुल जाओ, बात मत करो, स्लो चल रहा है कुछ। इधर ध्यान से,
दिखाया है ना? But if the trough from the wave from one slit met up with the peak of the wave giving us particles, you would expect me to go through each slit and just produce a bright spot underneath. एक दो अभी बंद कर दूंगा मैं अगर तुम लोग बात करोगे. But if light's behaving as waves, then the waves from one slit can interact with the waves from the other. एक मिनट गदू, शोर मचाओगे, अभी बंद कर दूंगा मैं इसको. आवाज की जरूरत नहीं है. देखो इधर ध्यान से, ये दो सोर्स है, तो अभी सबसे पहले एक सोर्स को अगर ये ऑसिलेट कराएगा तो एक वेव प्रोड्यूस होगी. देखो अभी ये करके दिखाएगा, तो पानी के अंदर एक वेव प्रोड्यूस हुई. ठीक है, ये आपने देख रखा होगा, जो 11th में तो वो देख चुके, क्योंकि इंटरफेरेंस 12th में था. अब दूसरी वेव को उसने ऑसिलेट कराया, तो दूसरी वेव को ऑसिलेट कराएगा तो देखो रिजल्टेंट पैटर्न क्या बनता है मीडियम में. तो रिजल्टेंट पैटर्न में देखो ध्यान से, कहीं कहीं पे देखो यहाँ वेव गायब हो जा रही है ना, और कहीं कहीं पे वेव बच रही है. तो अल्टरनेट पे वेव गायब हो रही है और बच रही है. यही चीज आगे YDSC बनेगा. तुम समझ रहे हो ना बच्चों? कहीं कहीं पे लाइट ब्राइट रहेगी और कहीं कहीं पे लाइट क्या रहेगी, डार्क रहेगी. तो इसमें हुआ क्या, जहां जहां पे वेव गायब हुई वहां पे एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ पे गिरा, और जहां जहां पे वेव बच गई वहां पे एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट पे गिरा. समझ गए कि नहीं? तो इसी को, जहां पे ये बचा इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पे वेव गायब हो गई इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इतना क्लियर है? अब बच्चों देखो, लाइट सोर्स भी लिया जाएगा. जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि लाइट वेव है. बच्चों हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं कि लाइट वेव है. पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि लाइट क्या है, पार्टिकल है. तो बेटा इंटरफेरेंस केवल वेव करता है. इंटरफेरेंस केवल कौन करता है, वेव. तो अगर लाइट ने इंटरफेरेंस कर दिया तो लाइट क्या हो जाएगी, वेव हो जाएगी. यही प्रूफ करता है, यही प्रूफ करना है हमें कि लाइट वेव होती है. तो कैसे प्रूफ करेंगे, लाइट से इंटरफेरेंस करा के. तो यही एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था थॉमस यंग. तो उन्होंने ये पहली बार लाइट से इंटरफेरेंस कराया था. इसीलिए YDSC एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स की दुनिया में. तो वही हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों. यहां तक बताओ क्लियर है, बेसिक क्लियर है बच्चों? बेसिक क्लियर है सबको? इंटरफेरेंस कब बनता है, दो वेव हो सेम डायरेक्शन में, सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम वेवलेंथ हो, सेम डायरेक्शन में चले, तो जो पैटर्न बनता है रिजल्टेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस. और इंटरफेरेंस बच्चों कितने टाइप का होता है, दो टाइप का. कौन कौन सा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव में वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड का मतलब एनर्जी बढ़ जाता है. डिस्ट्रक्टिव में वेव का एनर्जी गायब हो जाता है बच्चों. ये बात क्लियर है सबको? तो अब हम डायरेक्ट बच्चों जो हमारे 12th के सिलेबस में वो पढ़ेंगे, interference of coherent source. Interference of coherent source. कोहेरेंट सोर्स. बच्चों सबसे पहले कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, सबसे पहले कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? तो बच्चों याद, इसको जिनको नहीं पता वो लिख लेंगे, टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट. हाँ, या ऐसे बोल सकते, टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन दे हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस. Two waves are said to be coherent when they have same frequency. Two waves are said to be coherent when they have same frequency and constant phase difference. Constant phase difference. अब कौन ज्वाइन किया यार? सेम वेवलेंथ भी ठीक है, लेकिन कांस्टेंट फेज डिफरेंस. बच्चों दो वेव कोहेरेंट कही जाती है जब उसका फ्रीक्वेंसी सेम हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो. वेवलेंथ भी बिल्कुल सेम होगा, ठीक है ना, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो. अब देखो बच्चों, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ से मैथ थोड़ा सा स्टार्ट होगा. तो देखो ये करके आपको दिखाना पड़ता है. तो अभी मैं जो CBSE में वैसे दो फार्मूला है, तो अभी मैं थोड़ा डिफिकल्ट वाला कराऊँ, डिफिकल्ट जो आपने किया है वही कराता हूँ. ठीक है, देखो अब इधर ध्यान दो सब लोग. तो बच्चों एक वेव ले लिया मैंने y इक्वल टू a sin ओमेगा t, और दूसरी वेव क्या ली बच्चों, y2 इक्वल टू
बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बेटा इधर ध्यान दो, अब ये सबसे पहले इधर ध्यान दो बच्चों सब लोग, ये जो अंदर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, फेज। ये जो पूरा साइन के अंदर है, ये जो साइन के अंदर इसे हम क्या बोलते हैं, फेज। तो ये वाला फेज कहलाएगा फाइव वन और ये वाला फेज कहलाएगा फाइव टू। तो बेटा अगर आप भी आ गया बच्चों, अगर आप फाइव वन माइनस फाइव टू करोगे तो बेटा फाइव वन माइनस फाइव टू करोगे तो फाइव आएगा ना। अरे एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर फाइव वन माइनस फाइव टू करोगे तो फाइव आएगा ना। तो देखो बच्चों कैसे ओमेगा टी कट जाएगा। अरे फाइव टू माइनस फाइव वन कर लेना, माइनस फाइव आएगा। लेकिन बच्चों कहने का मतलब ये कि ये जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है कि नहीं। अच्छा कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता तो कैसा आता, ये ऐसा आता, फाइव वन माइनस फाइव टू इक्वल टू ओमेगा टी टाइप का कुछ आ जाता। तो इसका मतलब ये टाइम के साथ बदल रहा है। बच्चों वाईडीएससी होने की पहली या इंटरफेरेंस होने की पहली कंडीशन यही है कि सोर्स कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट। तो अगर आपसे कोई कोहेरेंट सोर्स का डेफिनेशन पूछे तो इतना ही है कि उन दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब टाइम के साथ फेज चेंज नहीं करना चाहिए। ये बात आपको ध्यान देना है, पहली कंडीशन। अब इसमें एक क्वेश्चन जो सीबीएसई बार बार पूछेगा, मैं बता रहा हूं एज इट इज, ध्यान रखना। Why two sources, two independent sources can never be coherent? क्वेश्चन बता दे रहा हूं, why two independent sources। बच्चों ये इतनी बार आया है ना, तुम सोच नहीं सकते इसके बारे में। why two independent sources, why two independent sources can never be coherent? Why two independent sources can never be coherent? Why two independent sources can never be coherent? सुनो बच्चों इसका आंसर, पहले इसको समझो क्यों नहीं हो सकता। तो जैसे अगर मान लो दो सेम कंपनी का बल्ब हो, कोई भी सेम कंपनी का बल्ब लेता हूं, दो बल्ब, तो मान लो एक बल्ब की फ्रीक्वेंसी कुछ है 50 हर्ट्ज मान लो, तो बेटा कितना भी मैन्युफैक्चरर सेम बना ले, दूसरे बल्ब की फ्रीक्वेंसी 50.1, 50.2 या 49, 49.8, 49.7 हो ही जाएगा। वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता। उसको कंट्रोल होने के लिए तो मतलब इतना परफेक्ट हो ही नहीं सकता। क्रिस्टल में कुछ चेंज आ जाएगा, जिस सेमीकंडक्टर से वो एलईडी बना रहा है उसमें चेंज आ जाएगा। बेटा दो सेम सोर्सेस, दो अलग अलग सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। उनमें फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा अंतर तो आएगा ही आएगा। अगर आ गया तो माइनस करोगे तो ओमेगा टी कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो टी आ गया, टी आ गया तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं हुआ, मतलब कोहेरेंट सोर्स नहीं हुए। कोहेरेंट सोर्स नहीं हुए तो आप इंटरफेरेंस करा नहीं सकते। बात समझ में आ रहा है ना। तो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट बिकॉज ऑफ नेचुरल वेरिएशन ऑफ द सेमीकंडक्टर बाय विच दे आर मेड। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द नेचुरल वेरिएशन ऑफ द सेमीकंडक्टर और बाय द नेचुरल वेरिएशन ऑफ द मटेरियल दे आर बाय विच दे आर मेड। मतलब जो मटेरियल से वो बने हैं बच्चों, या जो सेमीकंडक्टर से वो बने, मटेरियल लिख देना क्योंकि बल्ब और भी होते हैं, दो मटेरियल से वो बने हैं उनके नेचुरल वेरिएशन के कारण वो सेम नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है आपको बच्चों, ये बात याद रखोगे ना। दो कोहेरेंट सोर्सेस कैन नेवर बी, सॉरी, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। बच्चों अब इधर ध्यान दीजिए। अब बच्चों यहाँ इंटरफेरेंस कराना है, सुपरपोजिशन कराना है, मतलब अब रिजल्टेंट वेव क्या बनेगी बेटा, वाई आर। तो वाई आर बराबर डायरेक्ट क्या कर दो, वाई वन प्लस ऐड कर दो। बेटा इसको आंसर ऐड करोगे तो आएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इसका आएगा बच्चों। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें इसको। तो इससे पहले मैं आंसर बता दे रहा हूं, तो तुम बोर हो जाओ। इससे पहले मैं आंसर बता दे रहा हूं, तुम बोर हो जाओ इसे कि इसका प्रूफ करके हम क्या आएगा। बच्चों प्रूफ करोगे इसको फाइनल तो ये आएगा, मैं जो लिख रहा हूं अभी। इधर मैं रिजल्ट पहले बता रहा हूं क्योंकि ये प्रूफ लेंदी है, तो तुम्हारा पेशेंस जवाब दे सकता है, इसलिए मैं रिजल्ट पहले बता दे रहा हूं। रिजल्ट पहले याद रखो। तो इसका रिजल्ट जो आता है बच्चों वो आता है, 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। याद है ना तुम्हें बच्चों, यहां भी वही करो, क्या आएगा आंसर इधर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इसका कोफिशिएंट, बी इसका एम्पलीट्यूड,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा में cos फाई, ये वाला फाई। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना पहले जरूरी है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना पहले जरूरी है। अरे मैं रिजल्ट बता रहा हूं, तुम्हारे न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे। इसके बाद बेटा क्या आता है, साइन ओमेगा टी प्लस यहां पे कुछ कांस्टेंट आता है फाई डैश मान लो, कुछ कांस्टेंट आता है फाई डैश मान लो। इतना तुम याद रख सकते हो कि नहीं, पहले ये बताओ मेरे को, रख सकते हो? अभी मैं आगे कहानी छोड़ के आगे बता रहा हूँ, डेरिवेशन छोड़ के, नहीं तो डेरिवेशन कराऊंगा बेहोश हो जाओगे। नहीं होगे ना, नहीं होगे तो कोई बात नहीं, आगे डेरिवेशन सिंपल वाला करा देंगे। अरे लास्ट टाइम बताओ किसको डेरिवेशन समझ में आ गया था तुम लोगों को डेरिवेशन? सुनो सुनो सुनो, अरे मैं बता रहा हूँ, उससे ज्यादा घबराओ मत, मेरे पास उसका कुछ सोल्यूशन है। और मैं इस पीवाई कुछ देख के बता रहा हूँ मैं, तुम ज्यादा कम मेहनत से काम हो जाएगा, ज्यादा मेहनत क्यों करोगे? अरे मैं तरीका बता रहा हूँ, बस कुछ मेरे पास तरीका नहीं है। सुनो क्या तरीका है, ये हम ए और बी अलग अलग लेके कर रहे हैं ना, जब आप सीबीएसई में करना तो ए और ए ले लेना, ए डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा, तो उससे आपका आसान हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना? तो लेकिन बच्चों न्यूमेरिकल नीचे वाले इस पे आता है, इस पे न्यूमेरिकल आता है, बस प्रूफ आएगा तो हमेशा वो वाला कर लेना, तुम बी अलग लेना ही मत। अरे मैं कराऊंगा उसको, डोंट वरी, अभी फिर से कराऊंगा तो लिख लेना दोबारा, सब लोग लिख लेना। अरे अभी उससे पहले एक मैटर डील करना है, उससे पहले न्यूमेरिकल वाला मैटर डील करना है जिसमें न्यूमेरिकल पक्का आएगा। पहले मैं न्यूमेरिकल सेटल करना चाहता हूं बच्चों, उसके बाद मैं आगे सेटल करूंगा। न्यूमेरिकल पक्का आएगा, वो प्रूफ वाली बात है तो एक बार कभी आएगा, दो बार आएगा, तो उसके लिए मैं तरीका बता दूं, अभी न्यूमेरिकल सेटल करना है मुझे। बच्चों समझ में आ गया यहां तक, ठीक है? अभी देखो याद रखने का ट्रिक, ये पैरेललोग्राम लॉ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, ये आगे आएगा और साइन का कुछ टर्म आएगा और फाई डैश आएगा, ठीक? लॉक करो इसको। अब सुनो ध्यान से करना। अब बच्चों देखो, ये जो होता है साइन को छोड़ के, इसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। बच्चों ये जो पूरा टर्म होता है इसे हम क्या बोलते हैं, जो साइन को छोड़ के बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जैसे पानी में जब वेव जा रही थी तो अपने मीन पोजीशन से कितना ऊपर मैक्सिमम गई, जैसे पानी ऐसे रुका हुआ था तो जब वेव जा रही थी तो ऊपर उठ रहा था पानी ना, तो अधिकतम कितना ऊपर उठेगा वही उसका एम्पलीट्यूड होता है। इसको डेफिनेशन में क्या कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये बोलते हैं। बाकी कितना मैक्सिमम ऊपर उठा, जैसे क्रेस्ट और ट्रप बनाया था बच्चों, क्रेस्ट और तो वेव नहीं जाती तो रे ऐसे रस्सी ऐसे रहती, वेव जाती तो ऐसे रहती, तो इतना ऊपर उठा, तो यही इसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, ठीक है? अब सुनो ध्यान से बच्चों, ऊपर वाली वेव का एम्पलीट्यूड कितना है बताओ, ए और बी। नीचे वाली वेव का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो इतना बड़ा आया, समझ में आया सबको? अब बच्चों एक और बात याद रखो, एम्पलीट्यूड के ऊपर कौन डिपेंड करता है, इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड के ऊपर कौन डिपेंड करता है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अगर मैं एम्पलीट्यूड को ए लिख रहा हूं तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो बच्चों देखो, यहां से I1 यानी पहले वेव का एम्पलीट्यूड कितना लिख सकता हूं, के स्क्वायर, अरे कोई कांस्टेंट आएगा हटाने के बाद। दूसरे वेव का इंटेंसिटी क्या लिख सकता हूं, के बी स्क्वायर, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बेटा रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, आई रिजल्टेंट कितना होगा, आई रिजल्टेंट इसका स्क्वायर। तो रिजल्टेंट इक्वेशन तो यही बनी, उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो आई रिजल्टेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, के इंटू रूट हट जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। अरे बात समझ में आ रहा है ना बच्चों, के मल्टीप्लाई हो जाएगा, के को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2k ab cos फाई। डन बच्चों? तो बताओ के स्क्वायर किसके इक्वल होगा, के स्क्वायर किसके इक्वल होगा, I1 के,
तो के स्क्वायर को क्या लिख दूं, I1, K2 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, I2 के, तो I रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, आगे भी आएगा। तो देखो बच्चों के ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, तो के ए बी को मैं लिख सकता हूँ रूट में, अगर जानबूझ के ऐसा कुछ बनाना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ बनाना चाह रहा हूँ, तो इसको के ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट के इंटू ए स्क्वायर इंटू रूट के इंटू बी स्क्वायर, देख लो वही आएगा, रूट के इंटू ए स्क्वायर एंड रूट के इंटू बी स्क्वायर। तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रूट I1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रूट, हाँ छोटा लगा रहा हूँ, अरे तुम क्यों परेशान हो, मैं कराऊंगा, ये ये नहीं कराया, सुनो छोटा वाला कराने के बाद लास्ट रिजल्ट यही निकला होगा, अरे लास्ट रिजल्ट ये निकला होगा, तुम देखो तो सही, और उसके बाद की कहानी सेम होगी, अरे मैं डायरेक्ट जंप कर गया उसके बाद की कहानी। बच्चों लास्ट में ये क्वेश्चन निकली होगी आपकी, और उसके बाद आगे सेम होगा, तुम परेशान मत हो, बीच का लिंक मैंने तोड़ा है बस, कि ये कहां से आया ये तोड़ दिया है मैंने बस, ये वाला चीज। अरे अपने नोटबुक में जिनके पास नोट्स है वो देखो, पूरा प्रूफ करने के बाद लास्ट में यही आया था, और उसके बाद सारा कहानी सेम है, उसके बाद सारा कहानी सेम है बेटा, देखो परेशान मत हो, सेम कराया है, ठीक है ना। तो I1, तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हो, 2, इस के बी को जगह में क्या लिख सकता हूं, रूट I1 रूट I2, तो एक ही साथ लिख दूं, रूट I1 I2 इंटू कॉस फाइव, हो गया बच्चों, इंटू कॉस फाइव। और ये फॉर्मूला ना तुम्हें याद ही रहना चाहिए, जितने स्टार की सलामी देनी है दे दो, न्यूमेरिकल इतना आएगा ना इस पे बच्चों, कॉस फाइव की जगह डेल्टा फाइव लिख दे रहा हूं, डेल्टा फाइव क्यों लिख रहा हूं बच्चों, डेल्टा फाइव फाइव के इक्वल था ना, डेल्टा फाइव फाइव के इक्वल था ना, ये लिख दे रहा हूं, किसी को डाउट हो मुझे बताते चलना, ठीक है, कॉस डेल्टा फाइव, ठीक बच्चों। अब देखो बच्चों, अब इसके बाद इसका प्रूफ करा दे रहा हूं आसान वाला, फिर आगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पढ़ा के फिर YDSC में निकल जाएंगे बच्चों, ये क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन बस इसलिए पढ़ाऊंगा, बहुत न्यूमेरिकल आएगा इसमें, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आएगा, इसलिए ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। तो बस अगर तुम लास्ट में ये फॉर्मूला याद रखो, और शुरू की चीज के लिए दोबारा बता रहा हूं, ये फॉर्मूले के लिए सारा चीज करा, ये फॉर्मूला याद रखो लास्ट में। क्या मैं बोलूं कि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताओ इंटरफेरेंस में, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 इंटू कॉस डेल्टा। अब ये ध्यान रखना कि कॉस डेल्टा फाइव रूट के अंदर नहीं है बच्चों, ये विशेष रूप से ध्यान देना, रूट आगे मत ले जाना, कॉस डेल्टा फाइव रूट के बाहर है, इतना ध्यान होना चाहिए, गलती हो जाती है कई बार, आगे खींच जाता है, मतलब ध्यान नहीं रहता याद करने में, तो उसमें लग जाता है कि कॉस डेल्टा फाइव के ऊपर, नहीं कॉस डेल्टा फाइव पे रूट नहीं है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है डन। बच्चों I1 क्या है यहाँ पे, पहले वेव की इंटेंसिटी, I2 क्या है, दूसरे वेव की, IR क्या है, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी, IR रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी। बच्चों अब मैं प्रूफ करा रहा हूं, जो आसान वाला प्रूफ है, जो बोर्ड में आप लिखेंगे, उसको सब लोग लिख लो, सत्यम सो मत, जागो, हाँ तुम मत लिखो, तुम ये फॉर्मूला मनन करो, मनन, ये फॉर्मूला तुमसे मैं पूछूंगा, फॉर्मूला याद रखो, इधर सुनो बच्चों, हो गया डन। अब देखो प्रूफ जो आपको बोर्ड में करना है, तो बच्चों बोर्ड आपसे ज्यादा मेहनत कराएगा नहीं प्रूफ में, लेकिन देखो बोर्ड कितना बेकार चीज है, देखो सुनो क्यों, पूरा डेरिवेशन कराएगा इसका जो नीचे पूछा हूं, लेकिन न्यूमेरिकल इसका पूछेगा, कि जब ए और बी अलग अलग हो, और सारा प्रूफ कराएगा इसका, अभी मैं PYQs करोगे ना उसके लिए बता रहा हूं, उसमें ऐसा होगा, अभी चेक करेंगे हम लोग, बच्चों इधर ध्यान दो, हाँ
बेटा तो इसमें y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर से कर रहा हूं जल्दी से देख लो, साइन ओमेगा टी, बच्चों y2 कितना हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस 5। बच्चों बताओ इसमें अंतर क्या है, इसमें i1 और i2 इक्वल टू i हो गया। अरे इसमें i1 और i2 किसके इक्वल हो गया, i के। i1 और i2 किसके इक्वल हो गया, i के। ठीक है बच्चों, i1 और i2 i के इक्वल हो गया। उठा दो ना बच्चों, समझ रहे हो ये क्या किया मैंने, ये i1 और i2 i के इक्वल हो गया। अब इसका देखो, इसको सॉल्व करते हैं। प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर सेम है, तो y रिजल्टेंट कितना होगा, y1 प्लस y2। बेटा एक कॉमन ले लो डायरेक्ट, एक कॉमन ले लोगे तो कितना होगा, साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 5। अरे बताओ बच्चों ठीक है क्या, ए गधा कहीं का, पढ़ने दो उसको, वैसे वो नहीं पढ़ता है। साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 5। बच्चों यहाँ पे आप लोगों को पता होगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, नहीं पता है। अरे वो पास आउट है, तुम लोग उससे पूछ रहे हो। साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अरे ए प्लस बी लोगे तो ए आ जाएगा। अब चलो इसको लगाओ, इसमें लगा के सॉल्व करो, तब तक मैं पानी लेके आता हूँ। सॉल्व करो लगा के इसको। चलो बच्चों, ठीक है। लगाने के बाद क्या है बच्चों, y रिजल्टेंट कितना आएगा, a ब्रैकेट में 2 साइन ऐड करके बाई 2 कर दो, ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2 आएगा एक ब्रैकेट में। अरे 2 ओमेगा टी प्लस 5 आएगा तो डिवाइड करोगे तो 2 कट जाएगा, इंटू कॉस सी माइनस ए, तो बेटा कॉस 5 बचेगा ना, कॉस 5 बाई 2, कॉस 5 बाई 2 बचेगा। देखो बेटा कैसे आया, ये सी है और ये डी है, ओमेगा टी प्लस 5 क्या है, डी है, तो इन दोनों को ऐड करो। अरे उसने पूछा है, पूछो सही है, ओमेगा टी प्लस 5 ऐड किए और बाई 2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा टी बाई 2 प्लस 5 बाई 2, ये ओमेगा टी हो जाएगा ना। सिमिलरली माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ओमेगा टी कट जाएगा, 5 बचेगा और डिवाइडेड बाई 2 बचेगा तो 5 बाई 2। हाँ कोई बात नहीं, उसका डाउट है तो ठीक है। चलो यहां से रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कितनी हुई, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी 2a cos, बच्चों 5 को डेल्टा 5 लिख लूं, कोई दिक्कत, डेल्टा 5 बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5 बाई
ये हो गया रिजल्टेंट वेव। ये इसमें क्या हो गया, डायरेक्ट आंसर आ गया 3 लाइन में। उसमें बहुत लंबा करना था, अब यही ब्रॉड को प्रूफ करना था। ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है। अब पूछता है इंटेंसिटी बताओ, तो मैं बोलता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू, अरे फाई डेल्टा फाई इक्वल इक्वल ही तो है, वहीं ले लो, बाद में ले लो, जब तुम्हारी इच्छा, वहां फाई ले लो या डेल्टा फाई ले लो। अरे फाई क्या था, डेल्टा फाई तो था। एक आधा ज्यादा दिमाग तुम लोग मत लगाओ बेटा, ये ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, अरे ये फाई 1 था, ये फाई 2 था, तो माइनस करोगे तो फाई के तो इक्वल आएगा, तो फाई मतलब डेल्टा फाई भी है यहाँ, इस सिचुएशन में फाई डेल्टा फाई भी है। यहाँ भी लिख लो डेल्टा फाई बाई 2, तुम्हारी इच्छा, अगर यहाँ भी है तो यहाँ भी लिख लो, हमको कोई दिक्कत नहीं। अरे फाई और डेल्टा फाई सेम है, तो यहां से रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी, इधर लिख ले रहा हूं रिजल्टेंट। अच्छा बताओ, इसमें वेव की इंटेंसिटी क्या थी, आई बराबर के स्क्वायर, अरे दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम थी अब की बार, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था। हमने जो केस लिया था दोनों में इंटेंसिटी अलग अलग थी, एक का ए था एक का बी था, लेकिन यहाँ पे दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या बनेगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या बनेगी, इसका स्क्वायर के इंटू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, स्क्वायर ही बनेगा ना, डेल्टा फाइव बाई 2। तो यहां से आई आर कितना आ जाएगा, आई आर आ जाएगा 4i कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई 2। देखो प्रूफ तुम ये वाला याद रखना, और बाकी फॉर्मूला वो वाला, फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए वो वाला याद रखना, प्रूफ इसका याद रखना, कॉस डेल्टा फाइव। अरे बता रहा हूं बच्चे, ये हो गया। अब बोर्ड बोलेगा कि 3 नंबर में क्वेश्चन या 5 नंबर में कि इसको डिराइव करो, डिराइव करने के बाद कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताओ, बोलेगा। तो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, अरे बताया था ना, रे बच जाएगी, वेव बच जाएगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो बच्चों कॉस स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। तो बच्चों इसमें हम नीचे लिखूंगा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आपको डिफाइन करना हो तो क्या करोगे, when the crest of one wave fall on the crest of other and the trough of one wave fall on the trough of other, then the resultant pattern, then the interference is called constructive interference। तो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos स्क्वायर डेल्टा फाइव की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। डेल्टा फाइव बाई 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। 1 ही क्यों होनी चाहिए कार्तिक, 1 ही क्यों होनी चाहिए, हाँ, तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। और कंस्ट्रक्टिव में इंटरफेरेंस क्या होता है, मैक्सिमम, तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। सुनो बच्चों, सुनो ध्यान से, अब एक बात बता रहा हूं, ये ध्यान दो, ये बहुत जगह आएगा, एसी वेसी सब में आएगा। कॉस का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, नहीं पता है तो याद रखो, 0 पे कॉस 1 होता है। बच्चों साइन का कैसा होता है, साइन का यहां से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए 0 पे ये क्या है, 0 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, और ये क्या है 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। तो बताओ कॉस 1 कहां कहां पे होगा, कॉस स्क्वायर 1 कहां कहां पे होगा, कॉस स्क्वायर 1 कहां कहां पे होगा, 0 पे, 180 पे, अरे 180 -1 आएगा ना 180 पे, तो बेटा स्क्वायर क्या हो जाएगा उसका, प्लस हो जाएगा। फिर कहां पे होगा, 360 पे, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको बच्चों, 0 पे मैक्सिमम होगा,
180 पे -1 होगा, लेकिन -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 360 पे होगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा 5/2 जो है ए, अरे ये कंडीशन याद रखने के लिए ये सत्य में जरूरी है, हो गया डेरिवेशन। अब इधर स्विच ऑन हो जाओ। डेल्टा डेल्टा 5/2 किसके इक्वल होना चाहिए बताओ, जनरल सोल्यूशन, तो n पाई के इक्वल होना चाहिए। n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3। जैसे बेटा जीरो भी रख सकते हो, 0, 0, 1, 2, 3। जीरो रखोगे तो भी मैक्सिमम है, 1 रखोगे, पाई पाई मतलब 180 डिग्री, अरे पाई मतलब 180 डिग्री पता है ना, पाई रखोगे तो भी मैक्सिमम, और 2 पाई रखोगे मतलब 360 डिग्री तो भी मैक्सिमम। तो ऐसे डेल्टा फाई कितना आएगा, डेल्टा फाई आएगा 2n पाई, डेल्टा फाई कितना आएगा 2n पाई, 2n पाई, डेल्टा फाई किसके इक्वल आएगा 2n पाई। अब सुनो क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट इज द, बच्चों क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप आंसर करोगे कि इंटरफेरेंस विल बी कंस्ट्रक्टिव व्हेन फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2n पाई। देख लो मैंने उससे भी लॉन्ग मेथड से भी कराया था, तो आंसर यही आया था। क्रिस क्या हो रहा है, नींद आ रही है तुमको? रुक जाओ नहीं तो सर, फिर। हाँ क्या हुआ क्रिस? कुछ नहीं सर जी। तब ऐसे क्यों उबासी क्यों ले रहे हो? क्लास क्यों नहीं आया आज? सर तबीयत खराब है। तबीयत खराब है, ठीक है। उत्सव क्लास क्यों नहीं आया बेटा? उत्सव क्लास क्यों नहीं है? सर क्रिश की वजह से तबीयत खराब है। अच्छा क्रिस की वजह अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे ये समझ में आया बेटा, तुम दोनों लोग अगर मेरे को कल कंडीशन नहीं बताए, कार्तिक व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या बोलोगे आंसर? फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n पाई, ठीक है? क्या होगा बताओ, बोलो। फेज डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, 2n पाई। तो बच्चों देखो पीछे जो हमने रिजल्ट किया था जब पढ़ रहे थे, तब भी देखो आंसर वही आया है, चेक कर लो जो पुराने बच्चे, अरे चेक कर लो कंस्ट्रक्टिव में। अरे मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें, इस डिराइवेशन से भी रिजल्ट चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला सेम आएगा जो पीछे किया। बच्चों इसके बाद देखो एक चीज होता है पाथ डिफरेंस, एक चीज क्या होता है पाथ डिफरेंस, इधर ध्यान दो। पाथ डिफरेंस को हम लोग डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। अरे सुनो ध्यान से, पाथ डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एक्स से। अब बच्चों सब लोग ये फॉर्मूला याद रखें क्योंकि ये 11th से है, 11th से एक फॉर्मूला आता है 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स, ये याद रखना है, 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स। इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। ए तुम लोग आपस में अभी दूर दूर बिठा दूंगा तुम लोग को मैं। एक बजे कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूँ। डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा है। ए डेल्टा एक्स निकालो चलो, मूर्ख है सब। डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, अरे इसको उधर भेज दो, डेल्टा फाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई। अरे समझ में आया तुम्हें? हट गया।
बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेल्टा एक्स इंटू 2 पाई बाई लैम्डा। देखो मैं बच्चों वाला बताता हूँ फिर अभी। डेल्टा एक्स इंटू इज कितना होगा, डेल्टा फाई। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई इंटू, देखो जिसको बुद्धि रहेगा ना वो समझ जाएगा। ये नहीं समझ में आया ना? ये कैसे, देखो सुनो ध्यान से, याद रखने का तरीका। बच्चों आपको पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर इंटेंसिटी का भी न्यूमेरिकल बनेगा। तो जैसे इंटेंसिटी में पाथ डिफरेंस दे देगा, बोलेगा इंटेंसिटी निकालो, तो पाथ डिफरेंस हम क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस, क्योंकि हमारे सारे फॉर्मूले में फेज डिफरेंस पड़ता है। I1 I2 वाले में भी तो फेज डिफरेंस ही पड़ा है ना। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे, फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे। भगवान जाने तुम लोग क्या करोगे। देख लो इसका आ गया अभी गलत आंसर। अरे ये वाली चीज याद रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, ये वाला ब्रैकेट बताओ बस। डेल्टा 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एक मनन, अभी मैं पूछू तुमको आता है, आगे बताओ क्या करना है। डेल्टा फाई, बच्चों इस केस में डेल्टा फाई कितना है, 2n पाई। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस कितना आएगा बेटा, तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए अभी हमने किया था, डेल्टा फाई कितना है, 2n पाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो देखो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, एन लैम्डा। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आएगा, एन लैम्डा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n पाई। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, और पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। अब मैं नहीं हटूंगा, बताओ गधा कहीं का सोता है। फेज डिफरेंस कितना होता है, रिपीट अभी याद करो, घर पे जाके तुम नहीं पढ़ोगे, अभी याद करो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, और पाथ डिफरेंस कितना होता है, एन लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना होता है, एन लैम्डा। ठीक है। डिस्ट्रक्टिव के लिए देखो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखो। अच्छा इंटेंसिटी कितना आएगी इस केस में, कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, ऊपर वाले ग्राफ में फिर से आ जाओ। जब कॉस स्क्वायर, फॉर्मूला फाइनल ऊपर बना था ना, देखो यहाँ पे, तो जब ये मिनिमम हो, तो ये मिनिमम इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, कॉस स्क्वायर 5 की, 0। अरे स्क्वायर की, अब ये मत बोलना कि कॉस की मिनिमम तो -1 होती है, उसका स्क्वायर होके तो +1 ही हो जाता है ना। कॉस की अब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0। वही अब करेंगे बच्चों। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कॉस स्क्वायर डेल्टा वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों ग्राफ से देखो, कॉस के ग्राफ से 0 कब कब बनेगा, 90 पे बनेगा, 270 पे बनेगा, और कहां बनेगा, यानी π/2 पे बनेगा, 3π/2 पे बनेगा। अरे π/2 मतलब 90 ना, π/2 का, और 270 का मतलब क्या है, 3π/2, फिर 5π/2। आइडिया लग रहा है कुछ, तो यानी ऑड π/2 पे बनेगा। कहां पे बनेगा, ऑड π/2 पे। अरे वो बात की बात है, अरे अभी बता देते हैं, कोई तो -1 लिखवाया था ना, हाँ तो कोई बात नहीं, रुको तो सही। अरे सुनो एक बात, रुको काटो मत, सही है वो।
अरे वो जो तुमने लिखा वो सही है, तुम्हारे अकॉर्डिंग सही है। हमारे फंक्शन में कॉस डेल्टा फाई बन रहा था ना, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 बनी, मिनिमम -1 बनी, तो वो सही है। इसके अकॉर्डिंग ये सही है। दोनों से रिजल्ट देखो ना, वहां भी रिजल्ट कितना आया था, डेल्टा फाई इक्वल टू 2n पाई, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू n लैम्डा, आया था कि नहीं आया था? यहां देखो, यहाँ डेल्टा फाई इक्वल टू कितना होगा, n ऑड नंबर आ रहा है ना 3π/2, तो इसका आएगा 2n - 1 π/2। तुम ये मत देखो, अभी आगे देखो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, डेल्टा फाई कितना आएगा, 2n - 1 इंटू पाई। रिजल्ट देखो, अब देखो रिजल्ट, देखो मतलब दोनों तरीके से रिजल्ट आएगा, चाहे वो करो चाहे ये करो, ठीक है ना। ये करना था तो इसमें क्या करना है, स्क्वायर का फंक्शन है, तो स्क्वायर का फंक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। और तब कॉस स्क्वायर का ग्राफ देखो ना, मैक्सिमम कब हो सकता है, 0 पे हो सकता है। ऐसे उसको देखो ना, कॉस स्क्वायर की वैल्यू को देखो। अरे मैथ को थोड़ा सहारा लो बच्चों। यहाँ चलो सब लोग पाथ डिफरेंस निकाल के बताओ मुझे। ऊपर मैंने निकाला है, उसके मदद से निकाल के बताओ। पाथ डिफरेंस निकालो सार्थक, पाथ डिफरेंस निकालो, डेल्टा एक्स। ए सत्यम, पाथ डिफरेंस निकालो। आ गया कितना, चीटिंग करके? ये झगड़ा मत करो, मैं बता रहा हूँ करो। रिजल्ट देखो, दोनों का सेम आया, देखो 2n - 1 λ/2। चलो देखते हैं। हाँ? अरे मैं भेज दूंगा, बस याद दिला देना कि भेजना है क्लास खत्म होते ही, या खुद आके भेज लेना। बच्चों डन? देखो मतलब बोर्ड में आया तो ये वाला मेथड ज्यादा बढ़िया है बेटा, इसको प्रूव करने में कम टाइम लगेगा। पीछे जो मेथड किए हो ना, उसको प्रूव करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, डन? मैं पता है मुझे ये सेक्शन बहुत बेकार होता है, बहुत बोरिंग होता है, लेकिन भाई पढ़ना तो है, कभी चीजें आसान होती है, कभी डिफिकल्ट होता है। बच्चों इंटेंसिटी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी कितना होगा? तो बेटा इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आएगी वो आता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। नहीं साथ में नहीं लिख सकते, अलग अलग लिखना पड़ेगा बेटा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी कितना आता है, ये याद रखना जरूरी है। और कंस्ट्रक्टिव में इंटरफेरेंस मैक्सिमम होगा, डिस्ट्रक्टिव में इंटरफेरेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। कितना होगा, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। बेटा अगर I1 I2 इक्वल हो जाए तो वहां इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 4I। जैसे I1 और I2 I के इक्वल हो गए, जैसे ये तो केस जो मैंने कराया था और एक केस मैंने बाद में कराया था,
बच्चों अगर मान लो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I के इक्वल है, जो बाद में केस कराया था उसमें, तो बेटा उस सिनेरियो में I मैक्स किसके इक्वल होगा? 4 I मैक्स किसके इक्वल होगा? 2 रूट I के होल स्क्वायर के। तो यहां से कितना आ जाएगा? 4I। बेटा आएगा ना? अगर I1 और I2 इक्वल हो जाए तो 4I के इक्वल होगा। अगर मिनिमम इंटेंसिटी कितना आएगा इस केस में? मिनिमम कितना आएगा? 0। I1 और I2 जब इक्वल हो, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में 0 आएगा। ठीक है बच्चों, डन। अब देखो बार बार क्वेश्चन जो आएगा, अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, घबराओ मत, बोरिंग हो रहा है मैटर, क्वेश्चन ही करेंगे डायरेक्ट। बच्चों आपसे बार बार क्वेश्चन पूछेगा आई मैक्स अपॉन आई मीन का रेशियो बताओ। अरे आई मैक्स अपॉन आई मीन का रेशियो बताओ, बार बार पूछेगा। तो कैसे निकालोगे? आई मैक्स कितना था? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। आई मीन कितना था बच्चों? रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ए ऊपर नीचे रूट I1 से डिवाइड कर दो या रूट I2 से डिवाइड कर दो, तो कितना बचेगा? रूट I1 अपॉन I2, यहां कितना हो जाएगा? +1। ये कितना होगा? रूट I1 अपॉन I2 -1 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? देख लो। फिर यही किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? I1 किसके इक्वल होता है? ए के स्क्वायर, स्कूल नहीं है ये, के बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो बच्चों ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए अपॉन बी +1, या मैं डायरेक्ट इतना फॉर्मूला बनाने की जगह एक चीज बता देता हूं ना तुम्हें। एक चीज याद रखो बस, I1 अपॉन I2 will be equal to a square upon b square will be equal to w1 upon w2। तुम लोग क्यों कर रहे हो ये सब? मतलब बताओ, इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है, तुम लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं है, बताओ ये कितनी गलत बात है। W1 और W2 यहाँ पे क्या है बच्चों? स्लिट विड्थ है। W1 W2 क्या है? यहाँ स्लिट विड्थ है, स्लिट विड्थ। आगे बच्चों जब आपको YDSC पढ़ाएंगे तो YDSC में 2 स्लिट होगा, तो उन दोनों का स्लिट विड्थ क्या है? W1 और W2। तो जैसे कई बार क्वेश्चन देगा कि बच्चों स्लिट विड्थ, एक स्लिट विड्थ दूसरे से 2, स्लिट मतलब क्या होता है? आगे आपको बताएंगे। कार्डबोर्ड होता है बच्चों, कार्डबोर्ड में 2 स्लिट बनाए जाते हैं। स्लिट मतलब होल, इस तरह का एक स्लिट, इस तरह का एक स्लिट। तो एक लाइट इसमें से निकलेगी, एक लाइट इसमें से निकलेगी। तो इस वाले लाइट का विड्थ, इस वाले का विड्थ W1 है, इस वाले का विड्थ W2 है। तो ये 2 सोर्स की तरह काम करेगा। 2 सोर्स चाहिए ना? अरे अभी बस याद रखो, स्लिट विड्थ से बाद में बता देंगे। बच्चों देखो ये सब गलत बात है, ये टॉपिक उड़ जाएगा, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सच बता रहा हूँ। और उड़ जाएगा, दोबारा बोलना मत मेरे को पढ़ाने के लिए, बहुत बोरिंग टॉपिक है, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। दोबारा पढ़ाना देखो, आधी जनता तो सो ही गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, इसको पता ही नहीं। बताओ जी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और पाथ डिफरेंस क्या होता है? हाँ अब देखो, देखिएगा, उसको पता ही नहीं है। तुम इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। अब उसको समझ में ही नहीं आएगा। देख लो, एकदम खत्म हो गया है क्लास में, वो जिंदा होके मरा हुआ है क्लास में। अरे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताए थे? रूट I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाइव। अरे जनरल फॉर्मूला याद रखो। मैक्सिमम क्या होगा जब कॉस डेल्टा फाइव 1 हो जाएगा ऊपर वाले में। इतना तुम पढ़ नहीं पाओगे, अब डायरेक्ट मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ। कार्तिक तुम बहुत हंस रहे हो, लेकिन तुम्हारी स्थिति सबसे खराब है, गधा कहीं का। इधर ध्यान दो,
अब इंटेंसिटी वाले सारे क्वेश्चन करा के ही आगे जाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बोरिंग है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन अभी कर लोगे तो याद रहेगा, इसीलिए आगे नहीं जाएंगे इसमें जब तक इंटेंसिटी के सारे क्वेश्चन हो नहीं जाते। सबसे पहले हाइगन कर लियो, हाइगन का देख लो बच्चों क्वेश्चन। देखो हाइगन वेव में याद रखो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता है, हाइगन वेव हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अरे वो जो वेव है वो आगे ही तो जाता है, पीछे कहाँ आता है, पानी में पत्थर मारो तो। अब इससे इसका आंसर करो, 0 इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बी। अरे पानी में पत्थर मारते तो वेव बाहर ही जाता है ना, दूर ही जाता है ना, बैकवर्ड नहीं आता है, तो बी। सेकेंड वाला a plane wave front is incident on a concave mirror of radius of curvature r, the radius of refractive wave front will be r। अरे r क्यों का डायग्राम याद करो, डायग्राम में क्या था, जैसे टकराया था तो उसी का शेप ले लिया था ना उसने, वेव फ्रंट को देखो उसी का तो शेप ले लिया था। देखो देखो डायग्राम देखो, ये क्वेश्चन बस थोड़ा दिमाग लगाने का था। अरे उसी का शेप ले लिया था कि नहीं, कॉनकेव मिरर का डायग्राम देखो मैंने वेव फ्रंट का बनवाया था, तो इसका आंसर क्या होगा आर। अरे ज्यादा इसमें क्वेश्चन दिमाग लगाने का है ही नहीं सर बच्चों, इसका आर क्यों होगा, समझ रहे हो आर क्यों होगा, हाँ सेम वो उसका शेप बनाता है। डिफाइन वेव फ्रंट ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव, हाइगन प्रिंसिपल को यूज करके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ। ये तुम्हें पता है रेयर से डेंसर का जाने का, अभी करा चुका हूँ। 2020 में वेव फ्रंट एक लाइट की इंसिडेंट हुई है, हाइगन प्रिंसिपल को यूज करके इसमें रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट डालना है। ये बताया था ना आपको, ए वाला चला जाएगा और बी वाला फिर आएगा, वही डायग्राम बना देना हो जाएगा। क्या पूछता है क्वेश्चन, देखो फटाफट। यूज हाइगन प्रिंसिपल टू सेकंड ट्रेस द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और वेरीफाई स्नेल्स लॉ। मैं बता रहा हूं बच्चों, वो अगर 2-3 नहीं आया ना किसी को, सोच लेना उसकी किस्मत कितनी खराब है, सारी डेरिवेशन उसकी किस्मत कितनी खराब है। यूजिंग हाइगन कंस्ट्रक्शन हाउ ए प्लेन वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए सरफेस, बच्चों रिफ्लेक्शन वाला, हाँ ऊपर जो जा रहा है। मतलब अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, अगर तुम गलत कर दिए तो बेटा चेहरा मत दिखा देना मुझे कभी भी। प्लेन वेव फ्रंट देख लो 22, भाई मैं क्या बताऊं, देख लो 23 में आया 22 में आया, इससे ज्यादा प्रूफ क्या बताऊं। अरे सब आएगा, 24 में कोई ना कोई तो आएगा बेटा, 3 में से कोई ना कोई तो आएगा। हाइगन प्रिंसिपल, हाइगन प्रिंसिपल दोनों में से किसी का प्रूफ 24 में आया था जी, हाइगन प्रिंसिपल से आया था क्वेश्चन, बोल रहा है तुम्हारे सामने बैठा है। ए क्या देख रहा है गधा कहीं। अरे डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम पता है ना, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेरीफाई स्नेल्स लॉ, नहीं बता रहा, सेम 2019 में। अगर ये क्वेश्चन इतना रिपीट हो रहा है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, अगर कार्तिक और सार्थक मुझे कल प्रूफ करके दिखाएंगे क्लास के पहले, क्या स्नेल्स लॉ रे ऑप्टिक्स में है, वेब में नहीं पढ़ाया, तुम तो आए ही नहीं थे। बताओ तुम्हारा एक क्वेश्चन तो गया है ऐसे ही, 3 नंबर का क्वेश्चन गया तुम्हारा, खत्म हो गया काम। तुम इसीलिए बोलता हो एब्सेंट, तो रे ऑप्टिक्स का भाई यहां बोला हाइगन प्रिंसिपल से प्रूव करो, तो तुम रे ऑप्टिक्स प्रूव करोगे, कहां नहीं लिखा नहीं है, वेव फ्रंट थियरी से प्रूफ करना है, हो गया खेल। अरे मतलब सीख लिया कर भाई, कभी एब्सेंट रहा कर तो। सेम क्वेश्चन, अरे ये मुझे करना ही क्यों है, 16 से भी नहीं करना है। अरे ये बताया, ये सब मैं नहीं करा रहा, सेम सेम क्वेश्चन आ रहा है हर समय, नहीं करा रहा मैं ये सब भाई, ये भी नहीं करा रहा, 2 नंबर का है भाई, ज्यादा खुश मत हो, 2/5 है भाई, 2/5 है। डिफाइन वेव फ्रंट बता चुका हूं, हाइगन प्रिंसिपल नहीं बताऊंगा। अगर बेटा इसमें गलत किए ना तुम लोग, सच बता रहा हूं बहुत पिटाई होना चाहिए। डिफाइन वेव फ्रंट इज डिफरेंट, डिपिक्ट द शेप ऑफ वेव फ्रंट इन ईच अदर, देखो इन ईच अदर फॉलोइंग केस में आपको बताना है वेव फ्रंट, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स स्फेरिकल,
बनाया मैंने डायग्राम। लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ए सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। अरे फोकस पे रखेगा तो ऐसे वाईफाई, वही वाईफाई बनाना है लेकिन रे बस उल्टा कर देना। ऐसे वाईफाई जाएगा और प्लेन निकलेगा। अरे उल्टा कर देना, हम लोग प्लेन भेज के वाईफाई निकाले थे, वाईफाई भेज के प्लेन निकाल देना। उल्टा बोला है ना। यूजिंग हाइगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स ड्रॉ द, नहीं करूंगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तुम लोग खेल? लास्ट क्लास में करा चुका हूं मैं ये सब। देखो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, ये नीचे छोड़ दो। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है पता है ना? जो सेम, अभी अभी डबल स्लिट आ गया, अभी इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन हम लोगों को करना है। अभी रुक जाओ, इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन खोजने दो मुझे। बच्चों ये 26 का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग 26 का। चलो पेन उठाओ, चलो 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 चलो। क्या आता ही नहीं? अरे वो गोली मारो ना, यंग डबल स्लिट मत पढ़ो ना, अभी डायरेक्ट ये पढ़ो। दो वेव है, उनका क्या इंटेंसिटी का रेशियो 9:1 दिया है, दे रखा है ना। यानी तुमसे I1/I2 क्या दिया है? 9:1। और फाइंड द रेशियो ऑफ ब्राइट फ्रिंज मतलब मैक्सिमम वाला, और डार्क फ्रिंज मतलब मिनिमम वाला। अरे मैं तुम्हें वो फॉर्मूला अभी लिखवाया था, √I1 प्लस, हाँ +1/, हाँ तो ये अभी तुरंत बता दूंगा मैं, तुम लोग सॉल्व कर लो। नहीं तो मेरे को आंसर तुरंत ही आ गया। भाई जागो, थोड़ा फॉर्मूला तो लिख लेते भाई। बच्चे इसमें वो लास्ट वाला फॉर्मूला लगा है, जो √I1/I2 +1 का होल हो गया। बता दे रहा हूं। अरे बच्चों ब्राइट फ्रिंज मतलब मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब सार्थक देख बेटा, अब ये 9/1 है, 9/1 क्या हो जाएगा? 3। अरे I1/I2 9/1 है ना। मैं लिख दे रहा हूं, नहीं तो बच्चे बावले हैं एकदम। अरे √9/1 का होल स्क्वायर। अब तुम लोग बच्चों वाला कैलकुलेशन मेरे से करा लो। तो √9 का क्या हो जाएगा? 3। 4 स्क्वायर, क्या करूं मैं क्या करूं बताओ? 4 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। अरे 9 का 3 आएगा ना, 3 2 का स्क्वायर 16/4, तो कितना आएगा? 4 अरे जो चीज मैं नोटबुक में कराता हूँ ना भाई, सोच समझ के कराता हूँ, इसलिए जो नोटबुक में पढ़ा रहा हूँ उसको लाइटली मत लिया करो। ठीक है डन, हटा दू ना। बस केवल इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन कराऊंगा बस। अब फिर उसके बाद पूरा पढ़ाने के बाद चलो ये वाला क्वेश्चन 33। ए पढ़ो भैया पढ़ो, तुम इधर पढ़ो अब। 33 का ए पार्ट मैं बता रहा हूं, तुम करो इसको। सुनो बच्चे, देखो दूसरा वाला 50% इसको कवर कर दिया है ना। तो पहले वाले का इंटेंसिटी अगर आई है तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? I/2। तो एक मतलब I1 क्या है? I, और I2 क्या है? I/2। अब इसमें मेरे को कह दो कि सर आप कैलकुलेट करो, दोनों का रेशियो निकालना है यार। बेटा 2 स्लिट है, एक से I आ रहा है, दूसरे से 50% कम आ रहा है। तो एक से I आएगा, दूसरे से I/2 आएगा। पढ़ लो क्वेश्चन।
तो बेटा आई अपॉन आई वन क्या हो गया, आई टू क्या हो गया, आई बाई टू। तो आई अपॉन आई बाई टू कितना आएगा, अरे ये हमें निकालना होना, पहले आई वन अपॉन आई टू ही निकाल लो। तो आई वन अपॉन आई टू आई है और ये आई बाई टू है, तो बेटा ये टू आ जाएगा ना बस। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है टू प्लस वन का होल स्क्वायर, टू माइनस वन का होल स्क्वायर, कितना आएगा 9:1। खत्म करो यार, क्या हुआ रोशन बताओ, ऊपर देखो। अरे स्क्वायर एक साथ नहीं करना है भाई, रूट आई वन अपॉन आई टू है ना, तो रूट अपॉन आई वन अपॉन आई टू किसके इक्वल है, अरे तुम फॉर्मूला देखो, गड़बड़ कर रहे हो तुम। अरे गड़बड़ कर रहा हूं मैं, मनन तुम्हारा आंसर कैसे आ गया जी सेम, गधा का। आई वन अपॉन आई टू ओवर कॉन्फिडेंस में लाते हो गधा। टू आई मैक्स अपॉन आई मिन, अरे फॉर्मूला लिख रहा हूं पूरा, रूट आई वन अपॉन रूट आई टू प्लस वन का होल स्क्वायर, रूट आई वन अपॉन आई टू माइनस वन का होल स्क्वायर। अरे आई वन अपॉन आई टू टू के इक्वल है ना, तो कितना होगा रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर। बहुत अच्छे बेटा, तुम लोग मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस, फटाफट आंसर आ गया। अरे रूट टू आएगा, समझ में कैसे आया, नहीं है बेटा, आई वन अपॉन आई वन अपॉन आई वन अपॉन आई टू, तो आई अगर पहले वाले को मान लोगे तो दूसरा बोल रहा है ना 50% कम है, तो 50% कम होगा तो आधा कम है ना, तो दूसरा वाला आई बाई टू होगा। निपटा दो, रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन। तुम बताओ क्या करो, 700 नॉर्मल मेथड से जा रहे हो बेटा, नॉर्मल मेथड से जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे कितना है रूट आई वन प्लस रूट आई टू, यहाँ नीचे कितना है रूट आई वन माइनस रूट आई टू। बेटा लास्ट में आपको अब ये करना पड़ेगा कि अगर आप आई वन को आई डालो, स्क्वायर करो, आई वन को आई डालो, तो यहाँ क्या डालोगे, रूट आई बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आएगा, नीचे वाला कितना आएगा रूट आई माइनस रूट आई बाई टू का, बेटा रूट आई कॉमन लेके काटना पड़ेगा, रूट टू कटेगा, लंबा मेथड है ये याद कर लो भाई, ये ज्यादा आसान है, उससे भी आ जाएगा लेकिन लेंदी क्यों करना है, ये डायरेक्ट याद कर लो बेटा, ये स्मार्ट मेथड है ना, हर बार हमें विड्थ ही देगा, रेशियो देगा हर बार वो, तो तुम वो याद कर लो। रूट बेटा कुछ नहीं, इस दोनों को i2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, या रूट आई वन अपॉन आई टू प्लस वन हो जाएगा और रूट आई वन अपॉन आई टू माइनस वन, बस एक और होल स्क्वायर, कोई बात नहीं, कान बजा होगा मेरा, डन। तो इसका आंसर आएगा रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, डन। चले आगे, देखो इंटेंसिटी वाला सारा क्वेश्चन, बेटा ये नीट में इतना क्वेश्चन आता है ना इस फॉर्मूले पे जो अभी करा रहा हूं, गलत ना हो जाए, ध्यान देना इस फॉर्मूले में। ये क्वेश्चन करो 36 का फर्स्ट, निपट गए तुम लोग, मेरी छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते हो। अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था थोड़ी देर पहले, हाँ आई वन अपॉन आई टू किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए बी क्या है एम्पलीट्यूड, और ये किसके इक्वल है डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू, तो यहाँ तुम्हें क्या दिया है डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू, तो ये किसके इक्वल है 4/1 के, तो आई वन बाई आई टू किसके इक्वल है 4/1 के, तो डायरेक्ट आई मैक्स और आई मिन का रेशियो कितना आएगा, तो बच्चों ए इसका कितना रेशियो आएगा 4/1 प्लस 1 अपॉन ये स्क्वायर कर दो इसका रूट 4 अपॉन 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना आएगा 9/1 आंसर।
वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऊपर लिखा था, नेग्लेक्ट मत कर दिया करो छोटी छोटी बातों को। जो मैं पढ़ाता हूँ वो पीवाईक्यू जी होता है, इतना याद रखो। ठीक है, आगे चलूं? हाँ, 9:1, 9:1। ये फॉर्मूला कर लो बेटा, ज्यादा आसान है, खुद कर लो, क्या दिक्कत है। अपॉन √4 बाई 1 -1, ऊपर भी स्क्वायर लगाओ, यहाँ ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा, 2 + 1/3। भाई ये जो क्वेश्चन है ना बहुत तगड़ा है। 40 का बी पार्ट, इसके ऊपर तुम्हारे जिसके पास बुक है ना 2-3 तोपों की सलामी दे दो इसको। अगर बुक है ना तो 40 मेरा है, तुम लोग चेक कर लो, 2014 में आया है, लेकिन मैं जानबूझ के करा रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूले की प्रैक्टिस जरूरी है। तुम लोग बोर हो रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर 40 का पार्ट बी, अरे मैं कराता हूं, तुम लोग बस इसको मार्क कर लो या लिख लो। बेटा निधि लिखना है तो लिख लो, या 40 का बी लिख लो, पीडीएफ शेयर कर दो। पीडीएफ शेयर कर चुका हूं मैं ग्रुप में, बस ये क्वेश्चन लिख लो 40 का बी, पीडीएफ शेयर कर चुका हूं 40 का बी। हो गया ना? बताओ कैसे होगा ये, मजा ही आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके। 2 बार पढ़ो क्वेश्चन, 2 बार, फिर बताऊंगा सॉल्यूशन। 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, 40 का पार्ट भी 2 बार पढ़ो। बेटा पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाल लो। बताता हूं, पढ़ लो तुम 2 बार, 2 बार पढ़ लो बस। और ये क्वेश्चन एक ही बार आएगा, एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा, इस पूरे बुक में नहीं दिखेगा। एक ही क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन √I1 + I2 वाला जो बताया था ना उससे निपट जाएगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जरूरी है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन दिया जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। मिल गया क्वेश्चन? नहीं दिया है? अरे नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा भाई। 2 बार पढ़ लो, मेरी कंडीशन इतना है कि 2 बार पढ़ो क्वेश्चन को, लाइन बाय लाइन 2 बार पढ़ो। अरे पढ़ो 2 बार कार्तिक, छोड़ दो अभी, पढ़ लो इधर, बाद में भेज देख लेना। 24 में आया था ना भाई साहब, बच्चे 24 में आया था। अरे मैं जो बता रहा हूं ध्यान दो, ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है भाई, और मैं बहुत सोच समझ के बहुत सारा क्वेश्चन इसका करा रहा हूं, मुझे पता है क्या होता है यहाँ पे। मेरी हर चीज के पीछे बहुत सॉलिड रीजन है। बच्चों ऑडिबल तो हूं ना मैं ऑनलाइन वालों को? ए तुम बंद करो, बंद करो, इसमें कनेक्ट होगा क्या ब्लूटूथ? अगर मेरा सिस्टम कुछ गड़बड़ हुआ ना रिकॉर्डिंग में, बंद करो, तुम बंद करो, जाओ रूम से बाहर जाओ। गधा कहीं का, मैं रिकॉर्डिंग इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर का दोबारा मैं पढ़ाऊंगा नहीं। हाँ मैं भेज दूंगा बेटा, इसलिए तू चिंता क्यों कर रहा है। कौन सा, क्या नाम है तुम्हारे डिवाइस का? इसको मैं हटाता हूँ, फॉरगेट करता हूँ। अरे पढ़ लिया 2 बार सबने? पढ़ लिया ना? अब तुमको जो करना है कर लो। ठीक है बेटा, कर लो, हो गया। बच्चों मैं करा रहा हूं, सब लोग इधर ध्यान दो। पढ़ लिए क्वेश्चन, मैं बस इतना चाह रहा हूं कि तुम
इस क्वेश्चन को पहचानना सीख जाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूं 2 बार पढ़ो, मेरा बस इतना ही कहना है। इधर आ जाओ बच्चों को, बच्चों देखो ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है, और बच्चों देखो अभी 14 में आया था, ये 19 अभी 24 में भी आया था, 10 साल बाद। ऐसा मत समझो कि मैं ऐसा, ये क्वेश्चन मैं हमेशा कराता हूँ, हर साल कराता हूँ, तो कुछ क्वेश्चन ना हम लोग पहचानते हैं कि एग्जामिनर की नजर वहां हमेशा रहती है। जब पेपर डिफिकल्ट बनाना होगा एग्जामिनर वहीं हिट करेगा। तो जो पॉइंट में जहां जहां ये बताया वो ध्यान रखना। मुझे पता है अगर पेपर डिफिकल्ट बनाना होगा इस पॉइंट को हिट करेगा। इसीलिए मैं बोला था कि जो पढ़े थे मेरे से और जिन्होंने प्रैक्टिस किया था उनका पेपर डिफिकल्ट आने के बाद भी 95 प्लस गया था। जो पढ़े थे मेरे से लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया था तब भी उनका फिजिक्स में 90 गया था, लगभग 88 आया था। इस गधे ने पूरे 3 प्रैक्टिस पेपर किया था बस, केवल 3, और इसका कोई नोट्स भी नहीं है। और अच्छी बात है, बिना नोट्स के। हाँ तो इसीलिए बता रहा हूँ, वो लड़का जब उसका बुद्धि देखोगे ना तुम, उसका प्रोसेसर बहुत तगड़ा है। उसके बाद तब वो पढ़ा नहीं, तब जाके 88 आया, 89। मैं सच बता रहा हूँ पेपर डिफिकल्ट, इसीलिए मेरी बातों को ध्यान दोगे ना, पेपर अगर फिजिक्स का डिफिकल्ट भी बन जाएगा तुम 95 प्लस लाओगे, विश्वास करो, ट्रस्ट मी। अरे यहीं से तो क्वेश्चन आएगा भाई, तुम जहां जहां बोलता हूँ हाईलाइट करके वहां ध्यान दो बस। देखो इधर ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। देखो मेरे दिमाग में क्या क्या आइडिया आ रहा है यहाँ से। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, छोड़ दो उसको, अभी तुम इंटेंसिटी पे ध्यान दो। लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है ना, दिया है। अब बोल रहा है कि द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, तो तुम पाथ डिफरेंस पे फोकस करो। पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा। तो उस समय इंटेंसिटी कितनी है, के। उस समय इंटेंसिटी कितनी है बच्चों, के। और जब आपको कुछ ना दे रखा हो तो I1 और I2 एक दूसरे को इक्वल माना करो, और YDSC में हमेशा ऐसा होता है, I1 और I2 एक दूसरे क्या इक्वल होता है, इक्वल होता है। तो ये कितने हो जाएंगे, I के इक्वल, I के इक्वल हो जाएंगे बेटा, I के इक्वल हो जाएंगे ना। अब देखो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं, मैंने देखा कि मेरे को पाथ डिफरेंस दिया है, लेकिन इंटेंसिटी के फॉर्मूले में पाथ डिफरेंस तो यूज ही नहीं होता, नहीं यूज होता, लेकिन फेज डिफरेंस यूज होता है। तो क्या मैं पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाल सकता हूं, फॉर्मूला पता है हमें। तो वही फॉर्मूला डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो बच्चों यहाँ पे देखो डेल्टा एक्स कितना दिया है, लैम्डा, तो यहां से डेल्टा फाई निकालो, तो डेल्टा फाई कितना होगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। बेटा डेल्टा एक्स लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 पाई। 2 पाई आ गया, 2 पाई आ गया बच्चों। तो 2 पाई कंडीशन याद करो, 2 पाई होता है, 2n पाई होता है, तो क्या होता है 2 पाई। हाँ वो तो तुम सही बोल रहे हो अगर फार्मूले से सोच रहे हो तो, बाकी जो फार्मूले से नहीं सोच रहे हैं, फार्मूला आप क्या लगा दूं, फार्मूला फार्मूला क्या होता है बच्चों, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो I प्लस I प्लस 2 अंडर रूट I इंटू I इंटू कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई 360 या 0 होता है। बच्चों जो बच्चे ऐसे परेशान होते हैं ना, ये वाला मैं बोलता हूं ना 360 सॉरी 1 होता है। तो बच्चों 0 90, तो 0 पे 1, 90 पे 0, 180 पे -1, 270 पे 0, 360 पे 1। अरे वैल्यू याद करने में आसानी होगी भाई, या ऐसे याद रखो कुछ 360 पे 1। और जिनको ये नहीं याद हो पाएगा, जिनका विश्वास मैथ पे नहीं है, सुनो एक बार सुनो, जिनका विश्वास मैथ पे नहीं है, फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई आया है कि नहीं आया है, 2 पाई आया है, तो 2 पाई आएगा तो उस समय बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव। फॉर्मूला देखो 2n पाई किस में आता है, कंस्ट्रक्टिव में, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इंटेंसिटी किसके इक्वल होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर होता है। तो रूट I1 भी आई है, रूट I2 भी आई है,
तो आई तो 2√i का होल स्क्वायर यानी 4i आ जाएगा, 4i आ जाएगा। इससे भी 4i आएगा, इससे भी 4i आएगा। देखो 2i प्लस बच्चों cos 2 पाई 1 हो जाएगा और 2i आएगा, और जो ये 4i और उससे भी 2 पाई, उससे भी 4i आएगा। उससे 4i कैसे, जो बच्चा ये पहचान ले कि फेज डिफरेंस है 2n पाई, यानी जैसे 2 पाई आ जाए 4 पाई आ जाए ऐसा आ जाए, तो तुम पहचान लो कि कौन सा इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव में आई मैक्स होता है, आई मैक्स कितना होता है बच्चों पता है ना आपको, √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर। तो बेटा दोनों क्या है, ये दोनों तरीके से देख लो, मैं बता रहा हूं तुम्हें जिसको जो पसंद है। बच्चों यहां से कितना हो जाएगा, √i प्लस √i का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, अंडर रूट सॉरी 2√i का होल स्क्वायर। तो बच्चों 4i आएगा कि नहीं, यहां से भी देखो 4i आ रहा है, जो इच्छा तुम्हारी। तो यानी जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा उस समय इंटरफेरेंस कितना आ रहा है, 4i, और 4i को उसने क्या कहा है, k। तो बच्चों यहां से मैं समझ गया कि 4i इक्वल टू कितना हो गया, k। तो बेटा मुझे सारा आंसर k के टर्म में चाहिए। हाँ तो i किसके इक्वल हो जाएगा, k/4, लेकिन ये अभी आंसर हमारा आया नहीं, बस अभी i हमने निकाला k/4। उसने क्या बोला बेटा, फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/3 बोला ना। तो बच्चों λ/3 से फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, निकालो फेज डिफरेंस, सेम फॉर्मूला। अरे खुद करो जरा तो बच्चों, यार डेल एक्स की जगह क्या डाल दो, λ/3, तो कैंसिल होकर कितना आएगा, 2π/3, 2π/3। तो बच्चों π/3 क्या होता है, 180/3, 60 डिग्री। कर लो कर लो, हाँ 2π/3 बेटा, इतना लिख लिए, जिसको लिखना है लिख लिया इतना। अब ये देखो स्क्रीन पे नहीं आएगा बच्चों, आलस मत करना, ये लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शेयर भी करोगे तो स्क्रीन पे नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऐप पे नहीं लिख रहा हूं, ये उसके ऊपर लिख रहा हूं मैं। बोलो ऐप पे लिख दूं, ऐप पे लिख दूं क्या, लिख लिए, लो गया, ऐप ही गया। बेटा फिजिक्स में ना अपना दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं लगाओगे काम खत्म हो जाता है। तो बच्चों अभी मैंने क्या निकाला, 4i इक्वल टू कितना होगा, k। पाथ डिफरेंस मैं फिर से लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 40b। पाथ डिफरेंस लैम्डा है, फेज डिफरेंस कितना निकला, मैं ऐसे बस पूरा लिख दे रहा हूं कि तुम्हें याद रहे। और बेटा यहां से आई फाइनल वाला आई मैक्स कितना निकला, 4i। कैसे निकला, दो तरीके से बताया बच्चों, दोनों तरीके में से जिसको जो पसंद है वो निकाल लो। अब क्या बोला कि पाथ डिफरेंस कितना है, λ/3। तो बच्चों λ/3 है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू अभी बताया था 2π/λ इंटू λ/3। तो बेटा λ/3 करोगे, लैम्डा लैम्डा कैंसिल होगा, कितना होगा 2π/3। तो बेटा π/3 होता है, पाई होता है 180, π/3 होता है 60। अरे 180/3 60 होगा ना, तो 2π/3 कितना होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री होगा ना। अरे π/3 क्या होता है, 60 होता है ना। अरे तुम सही कर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो, गलत कर रहे हैं क्या। cos π/3 बच्चों पाई कितना होता है, 180 डिग्री, तो 180/3 करो कितना आएगा, 60 आएगा ना। तो 60 में फिर 2 का गुणा भी तो है, 120, 120, 120 डन डन। कार्तिक देखो तुम, एक तो तुम्हारा ब्रेन कम है आईक्यू का, एक तुम कंसंट्रेशन डिवाइड कर रहे हो, कैसे समझ में आएगा, फोकस करो तुम ब्रेन पे। बेटा i इज इक्वल टू कितना होगा, i प्लस आई, फिर से सेम फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्लस 2
उससे नहीं निकाल सकते अब की बार। रूट वाला फॉर्मूला तभी लग सकता है जब मैक्सिमा हो और मिनिमा हो। यहां मैक्सिमा मिनिमा 2π/3 कहीं देखे थे? मैक्सिमा में क्या देखे थे? 2π, 2π, 4π, 6π। मिनिमा में क्या देखे थे? π/2, 3π/2, π/2, 3π/2, 5π/2 से। अब बताइए उसमें से कुछ है? इनमें कुछ नहीं, तो वो दोनों ही फॉर्मूले नहीं लग सकते, ना मैक्सिमा के ना मिनिमा के। अरे इसीलिए तो यूनिक है ये। इसमें मैक्सिमा का क्यों लग गया? क्योंकि 2π था। अरे नहीं लगेगा तो फिर, इसीलिए तो ये फॉर्मूला पढ़ाया था। अरे इस फॉर्मूले को पढ़ाने का कोई रीजन ही नहीं था सिवाय उस क्वेश्चन के। बच्चों ये क्वेश्चन अगर नहीं आता ना तो मैं डायरेक्ट वो दोनों फॉर्मूला पढ़ा के छोड़ देता, केवल इसके चक्कर में पढ़ाया है। और ये जब क्वेश्चन आएगा ना ढंग का आएगा, 3 नंबर में, 3.5 नंबर में, एक बार में तुम्हारा मतलब 5 ऐसे ज्यादा आएगा, 3 नंबर में मिनिमम। तो बच्चों इस सिचुएशन में मैं बता रहा हूं कि 3 नंबर सीधे चला जाएगा आपका, इसीलिए ये पढ़ाया था मैंने। अब बताओ 2i cos डेल्टा वाई, cos कितना आएगा? 120 डिग्री। cos 120 कितना होता है? -1/2। ये अब जितने लोग को नहीं आता है बच्चों थोड़ा कष्ट करो, सुनो मैं एक बात बताता हूं, याद रखो, जो बायो वाले बच्चों को खासकर बेटा देखो, मैं एक बार बताता हूं, सीख लो। पहले तुम्हें sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 आना चाहिए। cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 आना चाहिए। इतना याद हो गया? अब उसके बाद बच्चों, इसके बाद फिजिक्स में जितना भी आएगा वो इन दोनों फॉर्मूले से हो जाएगा। cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अरे मैं सही कर रहा हूं भाई, ठीक है? ये तुम लिख लो भाई। ये देखो कंडीशन क्या बताया मैंने, पहले तो आपको 0 से 90 वाला याद रहना चाहिए। अब उसके बाद वाले के लिए मैं बता रहा हूं, उसके बाद वाले के लिए मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से, ये पहले लिख लो। लिख लिए? इन दो फॉर्मूले से काम हो जाएगा पूरे फिजिक्स का, पूरे फिजिक्स का ये दोनों फॉर्मूले से काम हो जाएगा मेरा। अगर एंगल ज्यादा, फिजिक्स में 180 ज्यादा आएगा ही नहीं, फिजिक्स मैक्सिमम 180 तक जाता है। अब देखो तुम क्या करोगे, अब यहां पे मुझे अभी क्या निकालना है? cos 120। तो बेटा cos 120 को क्या लिख सकता हूं? cos 180 माइनस 60। तुम सोचो कि तुम क्या लिख सकते हो इसको, cos 180 माइनस 60 लिख सकता हूं ना इस फॉर्म में। तो बेटा अभी देखो cos 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? ये किसके इक्वल होगा? माइनस cos 60। बेटा cos 60 कितना होता है? 1/2, -1/2 हो जाएगा, आ जाएगा आराम से, जिसको अगर 0 से 90 के बीच में याद रहेगा। जैसे अगर मुझसे बोले cos 150 की वैल्यू बताओ, तो cos 150 की वैल्यू कैसे लिखूंगा? 180 माइनस 30। तो बेटा कितना हो जाएगा? माइनस cos 30। cos 30 होता है √3/2, तो माइनस √3/2। समझ में आ रहा ना? देखो थोड़ा थोड़ा भी सीखते चले जाओगे। देखो सुनो, सेम क्वेश्चन इसी में आएगा, एक जगह फिजिक्स में सीख लो, बार बार सेम आएगा, एसी वगैरह में सेम क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए एक बार सीख लो ना, वैल्यूज अगर बड़ी बने तो क्या करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कोई दिक्कत नहीं। ये सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रो 1 इलेक्ट्रो 2 में भी आएगा, जब दो डाइपोल ऐसे अरेंज हो गए 120 डिग्री पे, उनका रिजल्टेंट निकालना होगा, तो फॉर्मूला लगता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो उसमें p² प्लस p² कराया होगा, भूल गए हो तुम लोग, लेकिन कोई बात नहीं। अरे समझ में आ रहा है तुम लोग को जो मैं बता रहा हूं? 2i ये हो जाएगा, ये कितना होगा? 2i, और ये कितना आएगा बच्चों? -1/, तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2i माइनस आई, बेटा 2 से 2 कैंसिल होगा ना, cos डेल्टा फाई की वैल्यू डालोगे ना, तो कितना आएगा? आई होगा ना। तो बच्चों 4i का वैल्यू किसके इक्वल था? k के, तो i का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? k/4 के। ये आंसर है k/4। अरे आंसर इन टर्म्स ऑफ k चाहिए था ना। अरे आंसर हमारा i आ गया, लेकिन 4i को क्वेश्चन ने k कहा था,
कि लैम्डा पार्ट डिफरेंस है तो इंटेंसिटी क्या है के। तो क्वेश्चन ने मतलब ये कहा था कि 4i किसके इक्वल है के के। तो फाइनल आंसर भी तुम के टर्म में दोगे। फाइनल हमारा आई आया तो आई किसके इक्वल आएगा के बाई 4 के। सेम क्वेश्चन जो 2024 वाला था अभी फिनिश करो। सेम क्वेश्चन था बस उसमें क्या चेंज था भाई मान जा। क्या चीज सेम था देखो बच्चों सेम क्वेश्चन ऊपर वाला स्टेप सेम था 4i इक्वल टू के जो 2024 में आया है 2024 में उसमें क्या बदला है सब लोग करके दिखाएंगे मैं लैम्डा इक्वल डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 6 रिपीट करो चलो आई के टर्म्स में आंसर आएगा। अभी तो तुमने बताया कि सर क्वेश्चन सेम आया था बस लैम्डा बाई 6 हो गया था। क्या है? सब सेम सब कुछ सेम था बस वो बदला था लैम्डा बाई 6। अरे बता दो यार कार्तिक तुम ही तो देख के बताया तो उसको। बच्चों सॉल्व करके सबसे आंसर चाहिए मेरे को। डेल्टा फाई निकालो पहले लैम्डा बाई 6 होगा लैम्डा लैम्डा कैंसिल होगा 2 पाई बाई 6 होगा 2 पाई बाई 6 होगा तो पाई बाई 3 होगा। अरे ये तो बहुत आसान हो गया पाई बाई 3 बन रहा है ना ये तो पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है cos 60 कितना हो गया 1/2 कर लो पाई बाई 3 आया ना तो 60 हुआ। हाँ तो यहाँ पुट करो भाई आगे क्या किया मैंने तुम खुद सोचो मैं नहीं बता रहा। आई नहीं तो तुम पहले आई तुम्हारे बताओ कितना आया अभी 3i आया आई रिजल्टेंट तो आई बराबर क्या था के बाई 4 तो आंसर कितना होगा 3 इंटू के बाई 1/2। वाह रे बेटा वाह अच्छा मैथ पढ़ रहे तुम। बस वाह समझ में आ गया तेरे को वाह रे वाह चेला। अरे सत्यम तुमको समझ किसका इंतजार करो पूड़ी उड़ी बटवाऊं गधा कहीं का तो पूरा करो। भाई 9 बजे से पहले जाने नहीं दूंगा चैलेंज है भाई। अब तो मैंने मैसेज डाल दिया पेरेंट्स को अभी तो आधे घंटे बाकी है। अच्छा बताओ जब क्लास का जो टाइम दिया था उस टाइम क्लास शुरू होती है कभी तो उस टाइम खत्म कैसे हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं थोड़ा सा कष्ट कर ले भाई। बेटा ये आंसर आ गया इसका बस अब मुझे कुछ नहीं करा ना। अरे कहाँ गया अरे वो तो मैं एक ही स्टेप में कर दूं तुम्हें समझाना भी तो है। अब तुम्हें एक बार समझ में आ गया तो तुम भी डायरेक्ट कर लोगे प्रैक्टिस की चीज होती है ना बेटा। हाँ 41 क्वेश्चन नंबर निकालो अगर हो गया चलो 41 निकालो जिन्होंने नहीं हुआ ये 41 रहा सामने। हाँ आ रहा होगा भाई निकालो निकालो गलत नहीं बेटा तुमसे भी आंसर चाहिए अब की बार मेरे को 41 का सो रहे हो ना यहाँ पे बताता हूँ मैं तुमको 41 का आंसर मजा आ गया क्वेश्चन देख के। अरे तुम देख लो पहले इसमें विड्थ रेशियो निकालना है पहले I1/I2 निकाल लेना वही W1/W2 इक्वल होगा। ठीक अभी मैं बताता 41 में तुम सोच लो भाई जो करना है कर लो आंसर बताओ। हाँ कितना आएगा आंसर। हाँ भाई वो I1/I2 9/25 नहीं दिया है वो I min/I max दिया है। धोखा करोगे क्या तुम लोग
वाह भाई वाह भाई, ये आई मीन अपॉन आई मैक्स दिया है अब की बार, उल्टा पूछा है क्वेश्चन। पहले आई वन आई टू दे के आई मीन आई मैक्स पूछता था, अब की बार आई मीन अपॉन आई मैक्स दे के पूछा आई वन आई टू। दो टाइम खुद निकालो, चलो देखते हैं कितने बच्चे निकाल पाते हैं। बेटा ये आई मिन अपॉन आई मैक्स है, तुम आगे सोच लेना। तुम्हें जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया वो आई मैक्स अपॉन आई मिन का है। तो उल्टा करके पहले रूट आई वन प्लस आई टू की वैल्यू निकालनी है, वहां से आई वन प्लस आई वन अपॉन आई टू की वैल्यू आएगी, वो डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू के इक्वल होगा। हाँ तो मैं उल्टा किया ना बेटा, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी, मैं अभी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। बेटा इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 25/9। अरे ये मिनिमा अपॉन मैक्सिमा दिया है, इसकी वैल्यू। अरे तुम्हें एक तरीका बताऊं, इस रूट आई वन अपॉन आई टू को एक्स मान लो, बार बार सॉल्व, अरे बार बार इसको लिखने से बचोगे, इसको क्या मान लो, अरे क्यों बता रहा हूं, बार बार रूट आई वन अपॉन रूट आई टू लिखते रहोगे, बाकी तुम्हारी इच्छा है, मैं मना भी नहीं कर। एक तरीका होता है कि इसको एक्स या आर कुछ मान लो, अरे बाद में वैल्यू डाल देना, लास्ट में रिजल्ट आएगा तो, बाकी तुम्हारी इच्छा है, बार बार लिखना होगा उसके लिए मैं बोल रहा था, बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, आप कैसे भी करो, थोड़ा एक लिखने में आपको मेहनत होगा, बाकी आंसर तो आ ही जाएगा। देख रहे हो मना, मजा आ रहा है ना। अरे नहीं होगा, अरे 24, इसके में 15 से 24 होगा बस। 15, 15 से 24 होगा, और ये क्वेश्चन 2014 का है, मेरी यही वाला क्वेश्चन आएगा आपकी बार एग्जाम में। ए भावनाओं में मत बह जाना। हाँ मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा, वो तो मैं ले आओ। मैं देख लो, अब की बार मत गए ना, अब की बार मैं 9 पूरा करी के छोड़ूंगा। तुझे वाली क्लास भी लेंदी चलेगी, अरे इसे जल्दी खींचता है ना सिलेबस। कल भी मेरी क्लास है, ठीक है तो शाम को ही होगी, संडे को 4 बजे, दोपहर में। चलो मैं देखता हूँ, कहीं अगर प्लान नहीं होगा तो मैं आ जाऊंगा, आज तो मॉर्निंग में आना पड़ेगा फिर, अगर 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे। भाई देखो, या तो सुबह आओ 9 बजे, या तो 4 बजे शाम में आओ, 5 बजे, 6 बजे शाम में आओ, 8:30, 9 बजे। अरे उस बच्चे का प्रैक्टिकल है यार, तुम लोग दया करो। अरे जो लेट से सोता है जल्दी उठ जाना कल, मैं अभी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। 8:30, 8:30 से, अरे 1-2 घंटे रख लेंगे, 1-1.5 घंटे, 1-2 घंटे। अरे बताओ बच्चों, बच्चों
इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर, ये क्वेश्चन नहीं होगा, नए एमटीजी में क्वेश्चन नहीं है ये। ये क्वेश्चन आएगा बेटा, ये क्वेश्चन देखो, अब देखो हर बार टीचर देते देते पेपर देखेगा, वो देखेगा हर बार सेम क्वेश्चन आ रहा है, I1/I2 आके फिर I max I min पूछ रहा है, बोलेगा आपके बार उल्टा दे दो, 2014 में हुआ था दोबारा दे दो। अरे देख रहा था ना, जो 2000 किसका 2015 का क्वेश्चन था, उसको 2024 में दिया था। अच्छा बच्चों, मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ इसको। एक ये क्वेश्चन नहीं हुआ तुम लोग से बच्चों, कितनी गलत बात है, देखो इधर कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 41। इधर ध्यान दो, इधर इधर, अब मनन इधर ध्यान दो, हुआ नहीं तुमसे ये। आई मीन अपॉन आई मैक्स किसके इक्वल होगा, 9/25 के, इक्वेशन ने दिया है, दिया है बेटा, वो मैंने उल्टा किया था, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला पता था वो इसका, मैंने जो लिखवाया था ये ऐसे लिखवाया था, आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I1/I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, अरे तुम्हें पता है मैं ये फॉर्मूला बार बार क्यों लिख रहा हूं, तुम्हें याद हो जाए इसलिए फोकस करो, नहीं तो कोई पर्पज नहीं है बार बार लिखने का, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन करता है इसका। डन बेटा, आई मीन अपॉन आई मैक्स दिया है, तो ये कितना होगा 25/9, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, देखो इधर ध्यान से, अगर तुम ये झगड़ा मत करो, मैं बता रहा हूं, अब झगड़ा मत करो। बच्चों मैं क्या बोल रहा था आपसे, इसको आर मान लो, क्योंकि बार बार लिखना पड़ रहा है ना इतना बड़ा, तो कष्ट हो रहा है, इसलिए इसको कुछ मान लो, आर मान लो, तो यहाँ कितना होगा, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, तो 5/3 इज इक्वल टू आर प्लस 1 अपॉन आर माइनस 1। अरे आर क्यों मान रहा हूं, बार बार लिखना पड़ रहा है, मेहनत हो रहा है बस इस वजह से, कुछ भी मान लो भाई, 5r माइनस 5 इज इक्वल टू 3r प्लस 3, तो 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, r इज इक्वल टू 4, तो r इज इक्वल टू 4 आ गया, मतलब रूट I1 अपॉन रूट I2 किसके इक्वल आया 4 के, तो I1 अपॉन I2 किसके इक्वल आएगा 16 के। अरे आंसर सही आएगा, ये मात्र इत्तेफाक की बात है। अरे यार 16/1, 16 में से, ठीक है बताओ, ये डन है, लेकिन तुमसे क्या पूछा था, W1/W2 ना, लेकिन तुम अभी I1/I2 आया है ना, बताओ सत्यम, W1/W2 निकालने के लिए क्या करेंगे, अरे सुन सुन, सत्यम से पूछ रहा हूं मैं, सत्यम सो रहा है क्लास में जागे जागे, तुम सही हो, तुम मत कंफ्यूज हो, अब तुम सही हो, हाँ बेटा, हाँ बताओ, तुम्हारा डन, अच्छा रुक जा पहले सुनो, I1/I2 किसके इक्वल होता है, W1/W2 के, तो बेटा 16/1 ही तो आएगा। नहीं ठीक है, अरे I1/I2 ही तो निकाला है भाई, उल्टा भी करते तो I1/I2 ही निकलता, ये मात्र एक इत्तेफाक कहा जाएगा, इसका वास्तविक पात्र और घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। रुक जाओ पहले देखते हैं और कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया, इंटेंसिटी आज खत्म करना है भाई।
ये रुक जाओ सुनो, खत्म हो गया। सोल्यूशन दिखने इसमें है ही नहीं, क्या है? है। कौन सा नंबर था? रोशन का मन है सोल्यूशन देखने का। दो टॉपर्स की सीट भी दी हुई है। अगला तुम्हारा ही होगा। अगला सार्थक का है। I1/I2 था ना बेटा, हम कैसे उसे फर्क नहीं, हमने वैल्यू तो I1/I2 का निकाला ना बेटा। देखो ये जो फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट आपको लिखवाया है, कर तो शाश्वत ने भी लिया था। कौन से? ए बैठो, कहां जा रहे हो? बैठो, अभी 3 मिनट बाकी है। ए सुनो इधर, सुनो एक बात ध्यान से। इंटेंसिटी का जो भी क्वेश्चन आज मैं कराया हूं, मेरे को कल तक एकदम डन चाहिए। इसमें अगर तुमने लेट किया ना, मतलब आज रात में जाके रिवाइज कर लेना, कहने का मतलब ये है। ए तुम्हारा हटो, कोई एक तो ऐसे ही लड़का पढ़ता नहीं, तुम उसके पास जा रहे हो। अरे तो मेरी बात तो सुन रहा है ना। आप बोलेगा सर होमवर्क में सुन नहीं पाया था, मेरा भी फोन आ गया। ए सुनो ध्यान से, कदों सुनो एकदम ध्यान से। इंटेंसिटी आज शाम को जाके रिवाइज कर लेना है, जाओ। अरे ये शेयर तो कर लो, कौन शेयर करेगा? करो जी, ग्रुप में डाल देना सत्यम। अरे कल का टाइमिंग डिसाइड कर लो अपने। क्यूआर स्कैन करके लिंक भेज देना, क्यूआर स्कैनर खोलो। हाँ उत्सव रुक जाओ, उत्सव कुछ बोल रहा है, 1 मिनट। हाँ बेटा बोलो। सर मैं टाइमिंग पूछ रहा था, कल टाइमिंग कितने बजे है? 8:30 अर्ली मॉर्निंग 8:30। ओके सर। जाओ बच्चों। ए तुम ये क्या करो, शेयर किया तुमने? ए तुमने शेयर किया?